एरिया पे हम बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा, हिंदी में अलेक्जेंडर जो थे, सिकंदर जिनको हम लोग बोलते हैं, अलेक्जेंड्रिया कहाँ है, कोई बता सकते हैं साथी? इजिप्ट में। इजिप्ट में जिस समय हम लोग इजिप्ट की बात करते हैं तो इस तरह की स्थिति आती है, आपने गौर किया होगा, ये स्वेज कैनाल है। स्वेज का यहाँ पर भूमध्य सागर के साथ जब बीच में मिलती है तो इस एरिया पर यहाँ पर जो एंड है उसको आप लोग अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। स्वेज का इस तरफ का हिस्सा आप देखिएगा, कैनाल तो बाद में बनी, अलेक्जेंडर का दौर तो बहुत पहले का रहा है। तो हुआ यह था कि सिकंदर साथियों 32 साल की एज में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी और उसके बावजूद हम उसे महान कहते हैं। सिकंदर के आगे महान शब्द लगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। अब गणित का छात्र होने के नाते मैंने तो इस पा ऐसे ही याद रखा है इसको, क्योंकि इसमें ये 4 लोगों में सबसे सीनियर व्यक्ति जो थे उनको हम सुकरात बोलते हैं, सोक्रेटिस। और जाहिर सी बात है उनके स्टूडेंट पी से हैं तो प्लूटो ही होंगे। प्लेटो का नाम आपने पॉलिटिकल साइंस में उनकी बुक रिपब्लिक के तौर पर कई जगह देखा होगा। और उनके स्टूडेंट रहे नेक्स्ट फिर एरिस्टोटल या हिंदी में अरस्तु, और उनके स्टूडेंट रहे अलेक्जेंडर, सिकंदर। और ये चारों महान लोगों में रहे हैं। इनमें जो शुरू के 3 हैं वो पढ़ाई वाले लोग रहे, चौथे आदमी लड़ाई वाले रहे, इसीलिए फिर 5वां कोई नहीं हो पाया आगे, क्योंकि सिकंदर खुद ही डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। तो ये कौन किसका स्टूडेंट था याद रखने का तरीका भी है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और अलेक्जेंडर। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वैसे बातचीत। अच्छा आप लोग एक बात बताइए ना, जब हम लोग हमारा जो रिसर्च का ढांचा है, कम से कम हमारे विश्वविद्यालयों का, वो पूरा ढांचा मुझे शीर्षासन करता हुआ लगता है। ठीक रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। आप एक छोटी सी बात बताइएगा मुझे साथियों, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आपको एक कहानी लिखनी है, सभी साथी 1 हफ्ते की छुट्टी ले, आराम से बैठे और एक कहानी लिखे। आपने कहानी लिख दी, ठीक हो गया। तो कहानी पूरी लिखने के बाद आपको टाइटल लिखना चाहिए या पहले टाइटल तय करना चाहिए फिर कहानी लिखनी चाहिए? क्या राय है आप लोगों की? सर पहले तो टाइटल होगा सर। अच्छा ठीक। और किसी साथी की कोई राय? सर पहले शीर्षक ही होगा। कहानी लिख सकते हैं, उसके बाद टाइटल, उसके हिसाब से हम टाइटल रख सकते हैं कि कहानी में क्या क्या चीजें आई हैं, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं मैडम आपसे सहमत हूँ। हमेशा एक बेहतर कहानी ही पहले लिखी जाती है, उसके बाद ही टाइटल बनता है। देखिए कई बार एक बड़ी कहानी लिखनी है, आप एक उपन्यास के बारे में सोचिए। किसी लेखक के दिमाग में कोई बात आई और उसने शुरू किया। आज उसकी जो मानसिक स्थिति है वो अलग है। उपन्यास धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समय के साथ उसके दिमाग में आता है कि इसको यहाँ को टर्न देते हैं, अब इसको यहाँ को घुमाते हैं, कहानी को वहां को घुमाते हैं। कहानी कहां तक बढ़ेगी शुरू के पहले दिन उसे भी नहीं पता होता। कहानी ऐसे ही बढ़ती है साथियों आगे। तो पहले जब पूरी कहानी बन जाती है तब ये सोचना चाहिए कि अब ये इसे 2 बार पढ़ा जाए और तब सोचा जाए कि इसके लिए सही टाइटल क्या होना चाहिए। तो हमेशा पहले स्टोरी लिखी जाती है एक बेहतर, और उस स्टोरी के बाद उसका टाइटल होता है। हमारे कुछ साथी आईआईटीज में काम कर चुके हैं तो मैं उनसे बातचीत करता रहता था। तो वो लोग पहले कहते हैं भाई आप रिसर्च करने आए हैं तो रिसर्च में आपको कैसे पता है कि पहले ही आप इतने प्रेडिक्टेबल वे में कैसे कह सकते हैं कि अब ना यही निकलेगा, अब यही अध्ययन होगा। आपने पहले ही टाइटल तय करने से बड़ी दिक्कत भी है। हम रिसर्च करेंगे और हमें लगता है हम इधर को जाएंगे, पता लगा 2 साल की स्टडी के बाद हम इधर को चल दिए, हमें इधर ही मजा आने लग गया तो हम इसी में और आगे चले गए। टाइटल हमारा यहाँ के हिसाब से था, पहुंच हम यहाँ गए हैं। तो आईआईटी नॉर्मली कम से कम 4-5 पेपर से पहले पीएचडी अवार्ड नहीं होने देती।
5 या उससे ज्यादा पेपर होंगे आपके, तभी आपके पीएचडी अवार्ड होने लायक सिचुएशन में आएगी। हमारी यूनिवर्सिटी में यह है कि 2 पेपर अगर आपके हो जाते हैं, वो यूजीसी केयर लिस्ट में हो, एससीआई जनरल हो या स्कोपस इंडेक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बारे में हमारे और साथी भी शायद आपको बताएंगे। तो 2 पेपर में भी आपकी थीसिस जमा हो जाएगी हमारे विश्वविद्यालय में। आईआईटीज नहीं करती ऐसा, कई अच्छे विश्वविद्यालय भी नहीं करते। वो आपको एक ब्रॉड थीम देते हैं लेकिन ज्यादा रिजिड नहीं रहते। आप काम करिए, करते करते आपने शुरू में तो कुछ और सोचा, 3 साल बाद आपको लगा नहीं यार इधर को तो अच्छा काम नहीं हो रहा, उधर को कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप उधर ही कर लीजिए। और जब आपके मान लेते हैं 4-5 पेपर हो जाए, तब किसी दिन आप और आपके सुपरवाइजर बैठे और आराम से सोचे कि ये जो 4-5 पेपर हो गए हैं, अगर इनको समरी बना के थीसिस लिखी जाए तो उसका क्या सुटेबल टाइटल होना चाहिए। तो वो लास्ट में तय करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च, जैसा मैंने कहा था, शीर्षासन कर रही है। हम पहले टाइटल तय करते हैं और उसके बाद फिर रिसर्च, और मजेदार स्थिति है कि हम उसे जस्टिफाई भी कर ले जाते हैं। क्या मैं समझा पाया क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब होता है ऐसे ही है, तो क्या करें। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो अलेक्जेंड्रिया पे हमने बातचीत की थी अभी। अलेक्जेंड्रिया पहली एक सिचुएशन में ऐसा था जहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए उस दौर में राज्य से पैसा मिलता था, जैसा कि आज यूजीसी और हमारी एजेंसियों से मिलता है हमें। 300 बीसी में आप सोच सकते हैं, हमारे यहां भी रहा है कुछ हिस्सों में, तक्षशिला, नालंदा आपने सुना होगा, उनको राज्य के द्वारा फंडिंग होती थी। और वो जिस रूप में भी रही हो उस दौर में, उनका खर्चा जो था कहीं ना कहीं राज्य सपोर्ट करता था। राज्य कैसे सपोर्ट करता था? राज्य अपने एरिया का एक छोटा सा हिस्सा, कुछ इलाके का राजस्व पूरा विश्वविद्यालय को ट्रांसफर कर देता था, ताकि वो चल सके, पढ़ाई लिखाई हो सके। तो जैसा भारत में था ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां भी रहा है। तो अलेक्जेंड्रिया एक बड़ा सेंटर रहा है साथियों। आप ऐसे समझिएगा कि अलेक्जेंड्रिया वाले ही लोग थे जिन्होंने गणित में सबसे पहले पाई के बारे में बातचीत की। आप में से कोई साथी गणित सब्जेक्ट में है? गणित में शायद कोई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने किसी ने पाई के बारे में पढ़ा? इंटर तक ठीक है। हाँ चलिए, धन्यवाद आपका। ठीक है मैडम, तो पाई के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, कोई बता सकते हैं? पाई पाई का मान 22/7 होता है और 3.14। हेलो सर। 3.1। हाँ जी, हाँ आप बोलिए। सर ये जो कोई भी सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है डायमीटर से, इट विल बी कॉल्ड पाई। हाँ बिल्कुल, ये सही परिभाषा है। देखिए प्लीज, ये बड़ी जोरदार चीज निकाली इजिप्ट के लोगों ने, कि इजिप्ट वालों को शायद जरूरत पड़ी होगी क्योंकि उन्होंने गीजा के पिरामिड और कई चीजें बनाई, कंस्ट्रक्शन वर्क काफी किया। तो उन लोगों ने ये देखा कि जो सर्कल होता है, सर्कल का ये सेंटर है, ये AB व्यास हो गया जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, और ये परिधि हो गई जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो सरकमफ्रेंस है, मतलब हिंदी में परिधि, अपॉन डायमीटर है जिसको हम व्यास कहते हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। और ये बड़ी जोरदार चीज है साथियों कि सर्कल चाहे कितना ही छोटा बना दे या कितना ही यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितना ही बड़ा बना दे, उसकी बाउंड्री और उसके डायमीटर का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो फिक्स है। और इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा सर्कल बना रहे हैं आप। इस कांस्टेंट का नाम ही पाई है। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू, वो 22/7 या 3.14 जैसा अभी मैम ने कहा, लेकिन मैम ये एक्यूरेट नहीं है, इसका ये इनफाइनाइट पे जाता है। खैर अभी इतना जरूरत नहीं है, मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूं कि उस दौर में ये बात छोटी बात नहीं है। आज हम 2000 साल के बाद ये बात पढ़ रहे हैं। उस दौर के हिसाब से उन लोगों ने ये बहुत बड़ी खोज की थी। और यही वो फेज था जहां यूक्लिड आते हैं।
साथियों, यूक्लिड वो हैं जो हाई स्कूल तक की ज्योमेट्री के फादर हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं, जिसमें आप सर्कल, ट्राइंगल, लाइन, इन सब की बात करते हैं। कक्षा 10 तक आप बच्चे को जो ज्योमेट्री पढ़ाते हैं ना, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। ये यूक्लिड का ही काम है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। मैथ्स हमेशा सिखाई जाती है तो पहले यूक्लिडियन ज्योमेट्री सिखाई जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं वैसे एडिशनल कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बाद 2 ज्योमेट्री और आती हैं। एक फ्रेंच फिलोसोफर कम मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट के नाम पे डेकार्ट, ये प्लीज ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग फ्रेंच डायरेक्ट नहीं जानते, हम फ्रेंच वाया इंग्लिश जानते हैं। तो फ्रेंच में लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। ये डेकार्ट है, इनके नाम पे जो इन्होंने पढ़ाई, हमने 11th से पढ़ी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। और हो सकता है किसी साथी ने फिजिक्स में पढ़ा हो बाद में, लास्ट में रीमानियन ज्योमेट्री। ये टेंसर, इसी को टेंसर भी कहते हैं आप लोग, टेंसर ज्योमेट्री, टेंसर कैलकुलस, ये ज्योमेट्री है तीसरी, जो जर्मन मैथमेटिशियन रीमान ने बनाई और जिसके आधार पे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बातचीत हम कर पाए। खैर, अभी हम ज्योमेट्री पे इतना ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, मैं केवल बता रहा था। दूसरा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी किसी फ्रेंच विद्वान आदमी की बात करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी स्पेलिंग का अंतर काफी ज्यादा है। आप लोगों को ये हर जगह मिलेगा, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसको रेस्तरा ही पढ़ेंगे, लिखा भले ये जाता है। एक महान मैथमेटिशियन हमारे सब्जेक्ट में रहे हैं, ऐसी स्पेलिंग है लेकिन इनको पढ़ा लबेट ही जाएगा। एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिशियन फ्रेंच हैं, इनको लिखा ऐसे जाता है लेकिन पढ़ा इनको गैलुआ जाएगा। कुछ और बोलेंगे तो हंसी मजाक के पात्र बनेंगे आप। और फ्रेंच में जब भी लास्ट में टी आएगा, साइलेंट करना पड़ेगा टी को। तो टी साइलेंट करके जो नाम पढ़ सकते हैं आप, वो कार्नो हो जाएगा। अगर ये है तो टी साइलेंट करेंगे, इनका नाम फर्मा हो जाएगा। तो मैथमेटिशियन हो या जो भी हो, फ्रेंच जब भी आप किसी महान विद्वान के बारे में पढ़ते होंगे, रूसो, वोल्टेयर से लेके मॉन्टेस्क्यू, आप किसी के बारे में भी पढ़ें, आपको महसूस हो रहा होगा कि नाम कुछ और बोला जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। तो क्यों? क्योंकि फ्रेंच हम डायरेक्ट फ्रेंच हिंदी नहीं जानते, फ्रेंच वाया इंग्लिश जानते हैं। तो ये गड़बड़ होनी है, थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। तो टी अगर लास्ट में ज्यादातर कई नामों में आता है वहां, तो आप उन्हें साइलेंट कर दीजिएगा। तो जिसको हम रेस्टोरेंट बोलते हैं, वहां भी यही स्थिति है, टी साइलेंट होने की वजह से गड़बड़ होती है। तो यूक्लिडियन वाला ये एक जो फेज आता है शुरुआत में, आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा समझा, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज पे बात करते हैं थोड़ा सा। नेचुरल साइंसेज में हमने अभी केवल मैथ्स के बारे में बात की थी, थोड़ा सा मैं औरों के बारे में भी बताना चाहूंगा। साथ ही ये जो लेक्चर हो रहे हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं। रिनेसांस से पहले कोई बहुत ज्यादा डीप तरीके हैं नहीं हमारे पास, पुनर्जागरण से पहले केवल इंफॉर्मेशन जैसी है कि हाँ उस दौर में ऐसा हुआ था वाली बात है। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि नेचुरल साइंस का जो शुरुआत में है, आपने कई बार ये भी देखा होगा कि लाइफ साइंस वाले भी जो स्पा फॉर्मूला है उसी के विद्वानों को मानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ही सवाल उठाने शुरू किए सबसे पहले, चाहे वो सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो। उन लोगों की बार बार हमारे समाज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जो लोग बीएड करते हैं वो भी उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, जो लोग लाइफ साइंस पढ़ते हैं वो भी उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि पहली बार सवाल उठाए ही उन लोगों ने ढंग से। सवाल हो सकता है और जगह भी उठाए हों, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड में वही है, तो हम उन्हीं की बात करते हैं। तो साइंस जो डेवलप होती है शुरू में, वो वहीं से रोमन स्ट्रक्चर में आप जब ये पढ़ते हुए आते हैं, तो उन लोगों ने इसको हम मानते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव साइंस है साथियों, ये इंफॉर्मेटिव है। आप कहेंगे इंफॉर्मेटिव में और एनालिसिस में कैसा अंतर होता है, मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहूंगा।
जो 12वीं तक की हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ज्यादातर वो इंफॉर्मेटिव है, जो आगे लेवल पे पढ़ते हैं वो एनालिसिस है। हिंदी में एनालिसिस को विश्लेषण कहेंगे। आप कहेंगे साहब ये तो मैथ्स की बात है, हमारे सब्जेक्ट में किस काम का है? आपके सब्जेक्ट में भी काम का है। बचपन में आप जब छोटे बच्चों को भूगोल से संबंधित चीजें पढ़ाते हैं तो याद कराते हैं केवल दुनिया की सबसे लंबी नदी, ऊंचा पहाड़, ऐसा, ये इंफॉर्मेटिव है। इसकी कैपिटल ये है, उसकी करेंसी ये है, ये क्या है सब? ये इंफॉर्मेशन है, केवल डेटा कलेक्शन है। लेकिन पूरी ज्योग्राफी ऐसी तो नहीं हो सकती। एक दौर के बाद आपको उसमें एनालिसिस में उतरना पड़ेगा। तो ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ है। एक जो सामान्य अध्ययन की तैयारी करते हैं बच्चे, वो इतिहास को सोचते हैं कि इसमें तो ट्रैवल ईयर याद करने होते हैं और वो उसी हिसाब से चलते हैं। वो इतिहास के ईयर याद करते चलते हैं, इस ईयर में ऐसा हुआ, उस ईयर में ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सतही ज्ञान है। ये भूगोल का सतही ज्ञान जैसा था बच्चे का वैसा ही है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपका एक नजरिया विकसित होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सहमत होंगे, ये अर्थशास्त्र के साथ भी है, ये हर सब्जेक्ट के साथ है कि शुरुआत में जो सब्जेक्ट कोई भी लगता है अट्रैक्टिव, ढेर सारा डेटा, दैट इज इंफॉर्मेटिव एक्चुअली। और जब आप गहराई में उतरते हैं तो आपको डेटा से ज्यादा मतलब नहीं होता, अब आप एनालिसिस पे उतरते हैं। क्या मैं समझा पाया आपको? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं इसको और तरीके से समझाता हूं थोड़ा सा। अब मैं जैसे ना सपोज क्रिकेट का एक उदाहरण देता हूं, आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने कोई आईपीएल या कोई भी एक मैच देखा, कोई भी क्रिकेट मैच देखा, वो इंटरनेशनल भी हो सकता है, दो देशों का। हम लोग क्या करते हैं, टीवी पे मैच देखते हैं। मैच में ढेर सारा डेटा होता है, भाई इस खिलाड़ी ने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, इतनी बॉलों में बनाए। हम लोग बट पूरा मैच देखते हैं नॉर्मली, एक सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ, वो भी इंडियन हो तो बड़ा फुर्सत में होता है। वो उसे सब पता होता है, भले ही वो कितने बॉलों में कितने बनाए, बॉलर ने कितने विकेट लिए, किसने किसको रन आउट किया, किसने किसको कैच आउट किया, सब पता है उसे। ऐसे फुर्सत वाले लोग भी होते हैं कि अगले दिन अखबार में आता है और दोबारा पूरा पढ़ डालते हैं, फिर वही सारी चीजें आती हैं उसमें भी। अखबार में भी वही डेटा भरा होता है। आप भी ध्यान दीजिए, अखबार की इस न्यूज को लिखने के लिए कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर ये मैच देखा है तो मैं ये इस न्यूज को लिख दूंगा, अखबार में आ जाएगी कल को। आप लोग सहमत हैं इस बात से? जी सर। बिल्कुल सर। तो साथियों आप यहीं पर समझिएगा कि सुनील गावस्कर जैसे लोग भी हैं, हो सकता है उनका कहीं पर लेख आ रहा हो, एक लेख हो कल के मैच के बारे में, और जो लेख होता है आप उसे गौर से देखिएगा। अब लिखने वाला जो है वो विशेषज्ञ आदमी है। वो जब इसमें लिखता है तो वो सारे ढेर सारे डेटा और आंकड़ेबाजी को नहीं लिखता, वो कुछ महत्वपूर्ण बातों पे लिख रहा होता है। वो ये बता सकता है कि हमारे कप्तान ने या विपक्षी कप्तान ने क्या गलतियां की। जब कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा वो खेल रहा था तो उस कप्तान को क्या करना चाहिए था, या ये पिच ऐसी थी तो इस पिच पर ये बेहतर फैसला होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और ये जो वो बोल रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए। उसके लिए मेरे जैसा आदमी नहीं बोल सकता, नहीं लिख सकता, वो उस फील्ड का मास्टर होगा। तो आप गौर करिएगा, सुनील गावस्कर के लेख में ज्यादा डेटा होगा या जो अखबार में न्यूज आई है उसमें ज्यादा डेटा होगा? सुनील गावस्कर के लिए, सुनील गावस्कर को बोलो। क्योंकि उनको उसकी नॉलेज है सर उस फील्ड की। गावस्कर के लेख में डेटा नहीं होगा, डेटा एनालिसिस नहीं होगा सर। हाँ, एनालिसिस सर। एनालिसिस होगा। डेटा एक आम आदमी भी लिख सकता है। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो डेटा वाला काम जो हम लोग सोचते हैं पीएचडी में, वो सुपरफिशियल है। असली चीज है एनालिसिस, विश्लेषण। हाँ जी, एनालिसिस मतलब विश्लेषण। जो न्यूज लिखने के लिए आपको चाहिए वो एक बहुत आम आदमी भी लिख सकता है, कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए उसमें। लेकिन विश्लेषण के लिए एक बहुत अच्छी समझ चाहिए। मुझे अभी भी याद है साथियों, जब राहुल द्रविड़ आया था भारतीय टीम में, तो शुरुआत में पहले ही मैच के बाद सुनील गावस्कर ने लिख दिया था एक आर्टिकल में कि भारत को एक नया स्टार मिल गया है।
मैं उस दिन का खेल देख के बहुत निराश था, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने पता नहीं 40 या 50 बॉल खेली थी और 3-4 रन बनाए थे। मुझे लगा कहां से उठा लाए यार इसको। अब क्यों? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, मेरी क्रिकेट की जो समझ है वो एक आम आदमी की समझ है। मुझे राहुल द्रविड़ के डिफेंस करने के तरीके या खेलने के तरीके से मतलब ही नहीं था। मैं तो ये देख रहा था कि ये रन क्यों नहीं मार रहा है। गावस्कर का नजरिया मेरे मुकाबले 1000 गुना अच्छा था। वो ये देख रहा था कि ये नया लड़का किस तरह से किस बॉल को डिफेंस कर रहा है, खेल रहा है, और उसने उतने दिन ही कह दिया था। मुझे गावस्कर के 2 लेख याद हैं, एक जिस दिन राहुल द्रविड़ के लिए लिखा और एक जिस दिन केन विलियमसन के लिए लिखा उसने। केन विलियमसन का भी पहला ही दिन, जो पहला दौरा भारत का था, और उस दिन उन्हें 10-12 ही रन बनाए थे पहले दिन, नॉट आउट था वो टेस्ट मैच में। और विलियमसन ने उतने पे लिख दिया कि न्यूजीलैंड को फ्यूचर स्टार मिल गया है बैटिंग में। अब मेरे जैसा आम आदमी सोच रहा है यार कैसे कह दिया होगा इसने। अरे भाई, उसने 12 रन बनाने में 50-60 बॉल खर्च की, और उस दौरान एक अच्छे बैट्समैन ने गौर किया कि ये नया लड़का कितने अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा बच्चों, सारे सब्जेक्ट्स में साथियों, शुरुआती जो आदमी होता है वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन पे जीता है हर सब्जेक्ट में, लेकिन एक इस फिल्ट्रेशन लेवल है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो एनालिसिस का आता है हर चीज में, और ये गणित में भी है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी है। तो खैर, ये तो पूरी एक इनफॉर्मल बातचीत चित्र किया मैंने। क्या मैं इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा वाला मामला है उसमें, और जो एनालिसिस है उसमें अंतर क्लियर कर पाया ना? यस सर, प्लीज आप आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप अपने डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे। डेटा एनालिसिस अपने आप में एक बढ़िया चैप्टर है आप लोगों का। डेटा एनालिसिस के बाद जब आप डेटा का एनालिसिस करेंगे तो प्लीज वहां आंकड़ेबाजी ज्यादा मत डालिए। वहां एनालिसिस विश्लेषण होता है, और विश्लेषण के लिए लैंग्वेज चाहिए, डेटा मिनिमम चाहिए, मिनिमम जितना कम हो। डेटा पे भरोसा मत करिए, फिर अपने विश्लेषण क्षमता पे भरोसा करिए। मैं ये कहना चाह रहा था बस। लोग सोचते हैं कि हर सब्जेक्ट में डेटा ही डेटा तो भरा हुआ है, और साथियों जब यहां पर हम थोड़ा आगे आते हैं अब गणित में, अभी हम हाई स्कूल तक की मैथ्स में भी नहीं आ पाए, तो एक चीज याद रखिएगा, अरब लोगों का रोल बहुत बड़ा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, साइंस में, क्योंकि अब अरबों का रोल जबरदस्त है, और अरबों का रोल ज्यादातर अलजेब्रा में तो गजब है, गणित के हिसाब से कहूं तो। अब क्योंकि पार्शियलिटी है थोड़ा सा, गणित में पहले ध्यान आ जाता है। ये जो आप लोग डिजिट बोलते हैं ना, ये भी वहीं से आया है। 1, 2, 3, 4 ऐसे जो आपने ये किया है, इनके बारे में भी अधिकतर उन्होंने ही कहा। और जो एल्गोरिदम बोलते हैं ना हम, एल्गोरिदम अब कहीं पर भी आता है, आप लोगों ने सुना होगा। एल्गोरिदम क्या होता है? काम करने का तरीका, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं एक सामान्य भाषा में। अब गणित में और कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम का महत्व थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एल्गोरिदम का महत्व हर जगह है वैसे समझे तो। काम करने का तरीका, जैसे ये एल्गोरिदम ही है फेसबुक का, यूट्यूब का, कि आप जिस तरह की चीजों को देखते हैं वो बार बार उस तरह के और चैनलों के इंफॉर्मेशन भी आपके पास ले आता है। यूट्यूब पे आप जैसे वीडियो देखते होंगे उस तरह के और सजेशन नए नए ले आता होगा वो अपने आप आपके सामने। ऐसा होता है? होता है। हाँ जी, ये एल्गोरिदम है, वो यूनिवर्सली सबके लिए एक जैसा नहीं करता। अगर मैं गणित का छात्र हूं, मैं गणित के वीडियो देख रहा हूं बार बार, तो वो उस तरह के और नए नए वीडियो अपने आप दिखाता जाएगा मुझे। दैट इज एल्गोरिदम। मतलब जितनी जबरदस्त एल्गोरिदम डिफाइन कर रखी है लोगों ने, आपका जो पास्ट है वो आपका फ्यूचर तय कर रहा है। मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो ये एल्गोरिदम शब्द भी अरबों ने ही दिया है, वहीं से आया है। तो ये एक बड़ी बात है कि वहां से साइंस इस तरह से आगे बढ़ती है। बाकी आप लोग जो वेस्टर्न उसकी बात करते हैं, पश्चिमी सभ्यताओं की बात, ये सारा का सारा अभी भी साथियों एंशिएंट फेज चल रहा है।
एक एंशिएंट के बाद आपका मिडाइवल फेज आता है और तब आप रेनेसा के बाद मॉडर्न फेज में आते हैं साइंस के। तो ये वाला फेज थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है। साइंस यहाँ आगे बढ़ रही है और एक ऐसा फेज आता है मध्यकाल में जब आप थोड़ा सा डाउन होते हैं। इस दौर में साइंस का कम और रिलीजन का ज्यादा रोल रहने लगता है। आप कहेंगे ऐसा तो शुरू में भी था। शुरू में रिलीजन इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। जब एंशिएंट की बात करते हैं तो वहां कबीलाई सिस्टम था। आदमी बिल्कुल शुरुआती फेज में आ रहा है, अपने कबीलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाया था। धर्म मध्यकाल में ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसीलिए कई ऐसे दौर भी रहे हैं बीच में जिसको आप एजेज ऑफ डार्कनेस कह सकते हैं, जहां लोगों ने राजाओं ने पढ़ने लिखने की जगहों को बर्बाद किया है। आपने भारत में भी सुना होगा, बख्तियार खलजी ने बंगाल जाते समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरा जला के राख कर दिया। हम कहते हैं कि हमारे पास नालंदा था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था ना, वो रहा क्यों नहीं? इसका मतलब किसी ने तो बर्बाद किया होगा ना। और ऐसा अलेक्जेंड्रिया के साथ भी हुआ है, ऐसा रोमन्स के साथ भी हुआ है। तो मध्यकाल आपकी वो पहचान है जो प्रोग्रेसिवनेस से हटके आप बीच में एक फेज में ऐसा हुआ। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम रहा, लड़ाई पे ज्यादा रहा और धर्म का रोल रहा। तो आप देखेंगे कि एक लंबा फेज ये भी रहा होगा, लेकिन इसके बाद फिर वही, जैसे रात के बाद उजाला होता है, यहां भी वही फेज रहा होगा। तब आप यूरोप में कोपरनिकस की तरह ऐसे लोग आते हैं जो चैलेंज करने लगते हैं। हर जगह पर धर्म के मामले में यूरोप के लोग ज्यादा रिजिड रहे उस दौर में। हम उस दौर में रिजिड नहीं रहे, अब होने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौर में इतना रिजिड नहीं थे। तो चर्च के बारे में आपने बार बार सुना होगा, जिसने भी चैलेंज किया उन मान्यताओं को, उसको कड़ी सजा दे दी उन लोगों ने। आपने ये भी सुना होगा कि ये मध्यकाल की ही बात रही है जिस दौर में चर्च ने ये कह दिया कि भाई सूर्य और चंद्रमा सब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, अर्थ सेंटर में है, उसके चारों ओर घूमते हैं। यहां पर गैलीलियो आते हैं। गैलीलियो ने रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट दिया है और उस कंसेप्ट के आधार पे कोपरनिकस को भी समझ में आया, बाकियों को भी। रिलेटिव मोशन, सापेक्षता, सामान्य स्पीड में रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की है वो बहुत एडवांस स्टेज की बात है। शुरुआती सापेक्षता का कंसेप्ट गैलीलियो का है। और यहां पर आके जब उन्हें यह समझ में आया कि इस सिद्धांत के आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, जो हमें दिख रहा है वो सच नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि गैलीलियो भी पृथ्वी से बाहर थोड़ी रहे थे ये देखने के लिए। पृथ्वी पे रह के ये सिद्धांत देना और उसको वैज्ञानिक तरीके से साबित करना आसान नहीं है। तो आपने सुना भी होगा कि लोगों ने कीमतें चुकाई हैं। तो मध्यकाल का एक फेज ऐसा रहा है जिसको रिलीजन ने डोमिनेट किया है और शायद इसीलिए इसको अलग से प्राचीन से अलग करना पड़ा, क्योंकि प्राचीन की जो प्रोग्रेसिवनेस थी उसको में ठहराव आया है एक दौर में। और लेकिन ये ठहराव एक दिन खत्म भी हुआ होगा, इसलिए मॉडर्न भी लाना पड़ा होगा फिर। और इतिहास के साथ भी यही है। आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये बातें कि ऐसा हुआ था वास्तव में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बजाय, क्योंकि हमारा तो एक ही लेक्चर में पूरी चीजें करनी है, मैं थोड़ा आगे आऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो रेनेसा वाला पीरियड है हमारा, पुनर्जागरण, जब मध्यकाल में एक दौर ऐसा आता है जब रिलीजन डोमिनेंट होता है, मैं कह रहा हूं, तो फिर उसका भी एंड होना ही है एक दिन। और जो एंड होता है वो पुनर्जागरण का काल कहलाता है, जिसको रेनेसा कहते हैं, RENAISSA। ये भी फ्रेंच वर्ड है, इसीलिए लिखा कुछ और जाएगा, पढ़ा कुछ और जाएगा।
ये लगभग आप 14वीं 15वीं, ये मेरे ख्याल से 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास का मानिए। यहाँ एक बड़ा वो होता है जब पृथ्वी गोल है और मैगेलन जैसे लोग हैं जिन्होंने ये पता लगा लिया कि धरती गोल है। उससे पहले तो ये था कि साहब ये जमीन है और यहाँ से समुद्र है, समुद्र में आगे बढ़ेंगे तो पता लगा कहीं पर ऐसा भी होगा कि वहां से नीचे गिर पड़ेंगे फिर वापस नहीं लौटेंगे, पता नहीं समुद्र कहाँ तक है। आम आदमी की जो सोच थी वो ठीक ही थी, दिखता भी ऐसा ही है। ये तो बहुत बाद में समझ में आया कि पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है में भी बड़ी दिक्कत है साथियों, क्योंकि आप में से बहुतों को आज तक नजर नहीं आया होगा कि गोल कह कैसे रहे हैं यार। मुझे तो गोल कहीं नहीं दिखाई दिया, ऐसा भी लगता होगा, मतलब मुझे तो लगता था, आपको लगे या ना लगे मुझे नहीं पता। क्या ऐसा माना किसी ने? तीसरी बात यह है कि पृथ्वी में हम अंदर की तरफ हैं, बॉल की तरह ले लें तो बाहर की तरफ हैं। अगर आप बाहर की तरफ हैं तो अगर आप यहां पर हैं तो आपके पैर जमीन पर और सिर आसमान की ओर है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ हैं तो आपके पैर ऐसा और सिर ऐसा होना चाहिए। फिर क्यों? क्या इस तरह के डाउट आए दिमाग में कभी किसी के? यस सर। आए सर आए। अच्छा, चलिए, नहीं मैं साथियों इसलिए कह रहा हूं, अगर आए हैं तो दूर करना चाहूंगा, नहीं आए हैं तो नहीं करना चाहूंगा, फिर क्या दिक्कत है, इसलिए पूछना चाहूंगा। आते थे स्कूल में। तो यहाँ पर एक जबरदस्त चीज आती है जब न्यूटन साहब आते हैं 1687 में, उनकी एक बुक छपती है प्रिंसिपिया, और साथियों यहाँ से एक जबरदस्त चीज है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और ये भी गजब बात है जब न्यूटन ये कहते हैं कि ग्रेविटेशन केवल पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स से जुड़ी हुई चीज है। तो न्यूटन ने भी चर्च को बड़ा धक्का पहुंचाया, चर्च की मान्यताएं ध्वस्त हो गई। न्यूटन ने कहा अरे ग्रेविटेशन यूनिवर्सल है, जैसा पृथ्वी में है वैसे ही हर जगह है, एक जैसा आकर्षण बल लगा हुआ है सब तरफ। ये खाली हमारी पृथ्वी को वीआईपी मानने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। न्यूटन को नहीं पता था कितना बड़ा है, लेकिन उसने कहा बहुत बड़ा है और सब जगह एक जैसा लॉ चलता है। तो साथियों मैं इसमें 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि अच्छा आप एक बात बताइए, रात को, अंधेरी रात है, चांदनी रात भी नहीं है, रात को हम लोगों को गाड़ी में बैठा के अचानक नई जगह ले जाया जाए, कहीं पर उतारा जाए और हमसे पूछा जाए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बताओ, और चांद तारे कुछ नहीं है, समझ लो भयंकर बारिश भी हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, सब हो रहा है, जितना खराब हो सकता है। क्या हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बता पाएंगे? एक आम आदमी सर नहीं बता पाएंगे। मेरे लिए मतलब एक आम आदमी की समझ रहती है, जैसे हम जहां पर रहते हैं, रहते रहते हमको पता है कि सुबह धूप कहां से आती है, तो हमारे दिमाग में रट गया है, हम कहेंगे अरे इधर को पूरब है, इधर को पश्चिम है। इसीलिए मैंने हम सबको कहा कि नई जगह ले गए और एक नई जो पहाड़ में कहीं पर बीच में रुके हैं और भयंकर बारिश हो रही है रात में, और हमसे पूछा कि आप बताओ कहाँ को पूरब कहाँ को पश्चिम। तो साथियों चारों दिशाओं का कोई आइडिया नहीं आएगा। इसी तरह से स्पेस में जो हमारी 10 दिशाएं अगर हम माने तो 10 दिशाओं का कोई आइडिया नहीं आता। स्पेस में ना तो कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है, जैसे यहां ना तो पूरब में कुछ है ना पश्चिम, मुझे पता ही नहीं है पूरब पश्चिम कहां है। आप कहेंगे क्या नॉनसेंस बातें कर रहा हूं मैं। अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप पृथ्वी पर होते हैं तो आपको मून ऊपर दिखता है या नहीं? अरे भाई ऊपर दिखता है ना चंद्रमा। जी सर बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा साहब ये बताइए 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब अंतरिक्ष में गए चंद्रमा पे, पता उन्हें कैसा लगा? उनको वो मून पे जब खड़े हुए तो उनको अर्थ ऐसे लगी, ऐसे देखा उन्होंने। आप अगर मेरी बात को सच ना मानना चाहें तो आप गूगल पे देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नीचे और ऊपर का जो सेंस है ना वो स्पेस में खत्म हो जाता है। स्पेस में किसे नीचे मानते हो? जब आप पृथ्वी पे होते हो तो आपको चंद्रमा ऊपर दिखता है,
और जब आप चंद्रमा की सरफेस पर खड़े हो तो आपको पृथ्वी ऊपर दिखती है, आप क्या करोगे? तो मैं कहना ये चाह रहा था, अब आप लेफ्ट वाली पिक्चर पे आ जाइए साहब। ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले ऐसे ही रहते हैं जैसे मैंने ये नीचे बनाया ये, और ये बिल्कुल सही पिक्चर है। इनके पैर भी जमीन पर, इनके सिर भी आसमान पर, लेकिन इनको कभी एहसास नहीं होगा। इनको क्या, आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घूमने, आपको भी कभी एहसास नहीं होगा कि मेरा सिर नीचे को और पैर ऊपर को जैसा है। तो इसका मतलब स्पेस में ऊपर नीचे का कंसेप्ट, क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes, sir. बहुत अच्छी तरीके से। और अब आपको साथियों ये समझ में आएगा कि आखिर ग्रेविटेशन कितनी बड़ी पावरफुल चीज है। अगर वो नहीं होता तो आप सीधे बाहर निकल जाते हम। वही चीज है जिसने हमारे पैर जमीन पे रखे हैं। चाहे दुनिया के किसी भी देश में जाइए, आपका हमेशा पैर जमीन पर और सिर आसमान की ओर होगा। आपको वैसा ही लगेगा जैसा आपको अपने घर पे लगता है। आप किसी देश में जाइए, ये तो सामान्य बात बता रहा हूं मैं, इतना तो आप लोग वैसे भी समझ ही रहे होंगे कि हाँ होगा तो ऐसे ही। और मजेदार बात क्या है साथियों कि 70% से ऊपर पानी है सरफेस में अभी चारों तरफ। वो पानी भी एक बूंद बाहर नहीं निकल सकती कहीं से। अगर बड़े बड़े महासागर हैं पृथ्वी पे, एक बूंद नहीं पानी नीचे ऊपर कहीं करें आप। अब तीसरी चीज पे आता हूं मैं कि वो तो ठीक है, लेकिन मैंने एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया, पृथ्वी गोल वाला। तो अब मैं उस पे आता हूं। आप लोग एक बात बताइए, एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, और सपोज वो हमसे 100 मीटर दूरी पर है, तो आपको ये बिल्कुल गोल नजर आएगी या नहीं आएगी 100 मीटर दूरी से? हाँ ही होना चाहिए मेरे ख्याल से जवाब, ऐसा तो टफ यस सर, यस सर। अब एक दूसरे बच्चे से आपने कहा जरा इसे ले आओ, या आप ही चले गए वहीं पर, आपने बॉल को हाथ में पकड़ा तो आपने देखा कि इसमें ना बीच बीच में चीजें उभरी हुई हैं, स्पॉट हैं चारों तरफ, ऐसे थोड़े थोड़े उभरे हुए जैसे स्पॉट होते हैं। कई बॉल्स में होते हैं, कई में बीच में पैचेज जैसे उभरे होते हैं ऐसे, और फिर पतली नाली जैसी बनी होगी, ऐसे होंगे। ऐसा दिखा है? ये बीच का हिस्सा दबा हुआ होता है। लेकिन साथियों 100 मीटर दूर से थोड़ी दिखता है। 100 मीटर दूर से आपको ये बॉल ऐसी दिखेगी एकदम गोल, या कोई रबड़ ही स्पंज की बॉल है जिसमें छोटे बच्चे खेलते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्पॉट हो चारों तरफ से ऐसे भी, तो कुछ दूरी से आप देखेंगे तो गोल ही नजर आएगी वो, ये बारीक स्पॉट उभरे हुए नहीं दिखते। क्या मैं इतना समझा पा रहा हूँ? यस सर। यस सर। जी सर। तो साहब अब समझ में आ जाएगा आपको कि पृथ्वी गोल क्यों कही जाती है। देखिए पृथ्वी जो है वो सेंटर से एक तरफ को रेडियस 6400 किलोमीटर है, लगभग 6400 किलोमीटर। तो आप ये मानिए कि ये 12-13 हजार किलोमीटर तो ऐसे डायमीटर ही आ जाएगा इसका, 13,000। तो 13,000 डायमीटर है, उसको अगर 3.14 से गुणा कर दें तो 40-42 हजार किलोमीटर इसकी बाउंड्री आ जाएगी। किलोमीटर 42,000 बहुत बड़ी बात है। आप रहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक पैच बनाते हैं छोटा सा, यहाँ पर आप यहाँ पर रहते हैं। आपने कहा साहब हमारे यहाँ तो बड़ा ऊंचा पहाड़ है। अरे भाई कितना ऊंचा पहाड़ है, सीधे नापिए तो सही, कितना आएगा? 800 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इससे ऊंचा पहाड़ हो ही नहीं सकता कोई, सीधे नापेंगे तो। क्योंकि पहाड़ ज्यादा ऊंचा होगा तो वो खुद ही अपने आप ही टूट के लैंडस्लाइड होके छोटा बन जाएगा। तो पहाड़ जो बनता है कोई भी बहुत ऊंचा नहीं हो सकता। आप मैं ऐसे हाइट की बात कर रहा हूं, ये 1 किलोमीटर बहुत हो जाता है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अरे तो भाई इसकी बाउंड्री 42,000 किलोमीटर है। उस 42,000 में एक छोटा सा स्पॉट आपको 1 किलोमीटर का आपने ऊपर उठा दिया। 42,000 के सामने 1 किलोमीटर कितना होता है आप खुद ही समझिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा समझिए कि आपके रिश्तेदार आए,
आपके भाई बहनों के हाथ में 42,000 रुपये रख गए, आपके हाथ में 1 रुपया रख गई। अब आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 1 रुपया नेग्लिजिबल है। आपको जो 1 रुपया मिला वो नेग्लिजिबल है 42,000 के सामने। आपने तो यही कहना है, ये 1 रुपया भी उन्हें दे जाते तो कैसा रहता ना। ये हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि 42,000 के सामने 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होता क्या है? कुछ भी नहीं। उतनी बड़ी बॉल में इतने स्पॉट वैसे ही हैं जैसे रबड़ की बॉल में स्पॉट थे। क्या मैं समझा पाया? यस जी सर। सर। जी सर। आपके जो पहाड़ गड्ढे वड्ढे हैं, आपको कईयों को लगता होगा, क्योंकि मुझे भी लगता था पहले कि यार ये क्या बात है, दुनिया गोल है कहते हैं, मुझे तो कहीं से कहीं तक गोल नजर नहीं आई आज तक। अरे भाई 42,000 में मैं कितना हुआ? मेरी हाइट तो, ये तो पहाड़ तो 1 किलोमीटर का है, मैं तो 2 मीटर का भी नहीं हूं। कितना देख लूंगा मैं चारों ओर? वो है ही क्या पूरी पृथ्वी के सामने? इतनी बड़ी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में वो लगभग वैसा ही है जैसा रबड़ की बॉल में छोटे छोटे स्पॉट उभरे होते हैं। तो दूर से देखेंगे तो गोल ही नजर आएगा, इसलिए पृथ्वी गोल है। ये जो इतनी सी बात बताने के लिए चर्च से कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, आज आपको लगता है ये तो हमारे प्राइमरी के बच्चे या जूनियर के बच्चे जानते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, बच्चे जानते हैं बहुत सारे। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित होता होगा, चीजें सापेक्षिक रिलेटिव वे में कैसे आती होंगी, इस बात को समझना हमारे लिए 2022 में मुश्किल हो रहा है। न्यूटन साहब 1650 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात है उन्हीं चीजों में जिसमें पूरा समाज धर्म के अफीम पे पड़ा हुआ है, यहां लोग इतनी तार्किक बातें भी कर रहे हैं। तो इसको इसीलिए पुनर्जागरण कहा गया। इसने लोगों को ऐसा लगा जैसे नींद से जगा दिया हो। तो यहां से जो दौर आता है वो डेप्थ का आता है। हमारे यहां फिर जब जो बचपन में जो मैथ्स होती है वो नंबरों पे खाली बातें होती हैं, बड़ी बड़ी, केवल नंबर सिस्टम, वो इंफॉर्मेटिव है, वो एनालिसिस थोड़ी है। और साथियों पुनर्जागरण काल में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सबसे असली जो फर्क पड़ता है वो सबसे पहले पड़ता है आर्ट। ये पूरा शुरुआत में आपने बड़े बड़े पेंटर, आपने कलाकार, स्कल्पचर, ऐसे लोगों के नाम सुने होंगे जो मूर्ति कला, चित्रकला, इस तरह की कलाओं से के माध्यम से पुनर्जागरण शुरू होता है। ऐसा भी पढ़ा ही होगा आपने। जी सर। पाब्लो पिकासो से लेके लियोनार्डो दा विंसी तक के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। यस सर। केवल साइंस ही नहीं है, हर फील्ड में पूरा नया नजरिया। उससे पहले तो यह दौर रहा है जहां आपने केवल ईसाई लोग हो तो अपने धर्म का, हिंदू हो तो अपने धर्म का, मूर्तियां से लेकर बाकी सब काम किया है। अब इन्होंने बाकी चीजों पे भी काम किया है। मूर्ति कला और स्थापत्य कला का जो यहाँ से दौर आता है, यूरोप में बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको आज भी आकर्षित करती है। हम कहते हैं मेहरौली का लौ स्तंभ आयरन पिलर है हमारे पास। पिलर की आपके गुगु लोगों ने मकान बनाया होगा तो उसमें तो नहीं लगा था ना ऐसा कहीं। वो साइंस ही क्या जो आम आदमी तक ना पहुंचे, उसका भला ना कर पाए। तो ये पुनर्जागरण है क्योंकि इसने आपको एक नया नजरिया दिया है। अब पृथ्वी सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। पृथ्वी को वीआईपी बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही पृथ्वी के बारे में जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वो पूरी तरह सच है, क्योंकि वो उन लोगों की राय हो सकती है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। और इसको साबित किया लोगों ने। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहां तक आते आते न्यूटन ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है।
हम न्यूटन को क्रेडिट इस बात के लिए ही नहीं देते कि उन्होंने साइंस में काम किया, इस बात के लिए भी देते हैं कि उन्होंने मजबूती से विज्ञान का पक्ष रखा और ढेर सारे अंधविश्वासों को खत्म किया। तो कला का एक दौर था, आपने लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुना होगा। आपने ये सुना था कि उस दौर में पैरासूट का जो पैरासूट से हमारे पैरा यूनिट वाले जवान उतरते हैं, इस पे ऊपर से नीचे उतरने के लिए पैरासूट का यूज होता है। पैरासूट का कंसेप्ट किसने दिया आपको मालूम है? नो सर। ब्रदर्स नहीं, लियोनार्डो दा विंसी नहीं। मतलब उसने कल्पना की थी एक ऐसा बनाया जा सकता है। वो आदमी एक वैज्ञानिक भी था, एक इंजीनियर भी था, एक मूर्तिकार भी था, चित्रकार भी था, पता नहीं क्या क्या था। आप उनके बारे में पढ़िएगा, लियोनार्डो दा विंसी के बारे में। जिस दिन उस आदमी की डेथ होती है उस दिन उसके लिए लिखा जाता है कि आज एक नहीं बल्कि 10 लोगों की मौत हुई। और तब मेरी समझ में आता है कि अच्छा, मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं, तब समझ में आता है कि रावण के 10 सिरों का क्या लॉजिक होता होगा, जो मेरी समझ में आया। वो भी ऐसे ही कुछ माना जाता होगा कि यार बहुत बलशाली है, 10 लोगों के बराबर बलशाली हो सकता है, 10 लोगों के बराबर टैलेंटेड होगा, शायद ये मेटाफर होगा और ऐसा कुछ होगा जो मेरी समझ में आता है। मैं गलत भी हो सकता हूं। तो पुनर्जागरण के बाद के दौर के बारे में थोड़ा आइडिया आया आप लोगों को साइंस में? यस सर। जी सर, बिल्कुल। Yes, sir. और यहां पर आते आते अब लोग ये कहने लगे कि कोई भी चीज अगर है तो एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो साहब इस किताब में लिखा, उस किताब में लिखा नहीं चलेगा, वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होनी चाहिए। प्रयोग तो साथियों यहां से आपने गौर किया होगा, हर सब्जेक्ट में प्रयोगों की लाइन लग गई। लोग हर चीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के चक्कर में, बायो वालों के एक्सपेरिमेंट अलग हैं, फिजिक्स वालों के अलग हैं, केमिस्ट्री अपने आप में डेवलप होती है, केमिस्ट्री हर चीज। ये थीम कहां से आई होगी? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। और मैं आपको यहां थोड़ा तेजी से आगे ले जाना चाहूंगा कि 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, 1800 के आसपास की, मतलब 19th जब आता है तो 1800 पूरा होने से लेकर 1899 तक की बात कर लीजिए, तो इसको हम 19th सेंचुरी कहेंगे, क्योंकि 18 तो पूरे हो ही चुके हैं, उसके बाद का फेज चल रहा है। तो ये 19वीं शताब्दी हुई। तो अभी जो चल रहा है 2022 चल रहा है, तो ये कौन सी शताब्दी हुई? मतलब ये 2000 के बाद शुरू हुआ ना, 21वीं। हाँ, तो ये 2000 साल तो पूरे हो ही गए, तो ये 21वीं शताब्दी हुई। कोई साथी कंफ्यूज अगर होंगे तो अब क्लियर हो गया होगा। तो यहां एक आते हैं माइकल फैराडे, आपने हो सकता है नाम सुना हो। माइकल फैराडे साहब का नाम सुना होगा आपने शायद। माइकल फैराडे इस सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में मेरे ख्याल से महानतम एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। आप कहेंगे ये क्या सरदर्द है अभी? एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट या एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट कह लीजिए। इनकी सारी साइंस मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल है। इन्होंने प्रयोग किया, देखा, अनुभव किया, जो किया अनुभव वो लिख डाला, तो हो गई साइंस। आप कहेंगे वो तो हर वैज्ञानिक करता है, आप इसमें इतनी जोर शोर से क्या चिल्ला रहे हो? अरे भाई, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं क्योंकि एक तरफ अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी हैं अब, जिनने जिंदगी में ऐसा कोई प्रयोग कभी नहीं किया, जिनकी सारी नॉलेज थ्योरेटिकल फिजिक्स पे है। ये थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का काम, ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। माइकल फैराडे जो आए हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, माइकल फैराडे बहुत गरीब परिवार से आए और ये बच्चा कभी एक किताबों की बाइंडिंग की दुकान में काम किया करता था बचपन में।
खर्चा चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए। सामान्य पढ़ा लिखा था और जिंदगी के खर्चे चलाने के लिए बुक बाइंडिंग की दुकान पे काम करता था। देखिए साहब, उस दौर में किताबों की बड़ी कद्र थी क्योंकि किताबें कम थी। अब ये तो होता ही है, जिंदगी में जो चीज कम हो उसकी इज्जत ज्यादा होती है। किताबें उस दौर में कम थी तो इज्जत ज्यादा थी, तो बुक बाइंडिंग की दुकान होती थी ताकि लोग अच्छी बाइंडिंग करें और संभालें। आज क्या हालत है आप देख ही रहे होंगे अपने आसपास, तो कहने की जरूरत नहीं है। तो माइकल फैराडे दुकान पे काम करते थे, जो भी किताब बाइंडिंग के लिए आती थी उसे पढ़ देता था ये बच्चा। बेचारे को ये पता नहीं था कि इस पढ़ के करना क्या, खाली पढ़ते रहता था, पढ़ने का शौक था। एक बुजुर्ग आदमी बार बार आते थे अपनी किताबें बाइंड करवाने और वो देखते थे ये बच्चा हर बार पढ़ता भी है और कुछ सवाल भी पूछता है। तो उन्होंने उसे भेजा था एक ब्रिटिश लंदन में इसके पास, जिसने ये सेफ्टी लैंप का डेवलपमेंट किया। क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ भाई। सेफ्टी लैंप सुना होगा आप लोगों ने, लालटेन समझ लीजिए आप। सेफ्टी लैंप का मतलब लालटेन समझिए, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में होती है, आपने जेम्स वाट का नाम सुना होगा, भाप का इंजन बना, तो समझ में आया कि मशीनें चलाई जा सकती हैं कोयले से, और मशीनों से एक साथ बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो सकता है, और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो सकता है तो दुनिया में बेच के हम बहुत अमीर हो सकते हैं। जब से ये चीज आई है, दिक्कत ये भी कि कोयला खोदो, कोयला खदानों में अंधेरा होता था, बिजली का बल्ब तो बहुत बाद में बना। आपको मालूम होगा 1882 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था। ये तो बहुत बाद की बात है, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूं। तो 1882 में हमारे यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने आनंद मठ लिखा था, जिसमें वंदे मातरम भी है। तो जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर आया, कोयला खोदने के लिए गहरी खदानों में जाने लगे। प्रॉब्लम यह है कि खदानों में गैसेस जो निकलती हैं उनमें आग बहुत जल्दी लगती थी। अंधेरे में कैसे काम करोगे, अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। अरे भाई, जब अंधेरा ही अंधेरा है तो आपने मसाल लेके गए और मसाल लेके आग पकड़ लिया फौरन। तो उन्होंने एक लालटेन बनाई जिसमें आग नहीं लगती थी, तो अंदर काम करना बहुत ही सुगम हो गया, बहुत आसान हो गया। माइकल फैराडे उसी आदमी के पास गए, लंदन में उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे और उसी लैब में कुछ काम करना सीखा, और उसे ये समझ में आ गया कि हम अपने दम पर कर सकते हैं। तो साथियों, आज जो हमारा जनरेटर का कंसेप्ट है, शादी ब्याह में आपने जनरेटर देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड से आप बिजली बना सकते हैं, मैग्नेट के घूमने से। ये फैराडे का ही काम है असली। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक स्पेयर के अंदर, आप जब भी कभी बिजली गिरे ना, थंडरिंग हो, अगर आप किसी वाहन के अंदर है, कार में है, शीशे बंद है, तो आप बहुत सुरक्षित हैं, कभी बिजली आपके ऊपर नहीं गिर सकती। ये बताना बहुत बड़ी बात थी उस दौर में, ये फैराडे ने बताया है। और जो आपके ये पानी गर्म करने वाली इमर्सन रॉड होती है, आपने देखा होगा कुछ दिनों में सफेद हो जाती है, वो नहीं होती रॉड में ऐसे सफेद हो जाता है सब, आपने गौर किया होगा ऐसा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा फैराडे कोई केमिस्ट्री वाले होंगे तो उन्हें पता होगा। तो माइकल फैराडे पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया था, तब भी महान आदमी बना क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंटल साइंस पे काम किया। लेकिन दूसरी ब्रांच भी डेवलप होती है, ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते लेकिन थ्योरी में बहुत साउंड है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब उस कैटेगरी के हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस ब्रांच के आदमी है, उसी ब्रांच के आदमी स्टीफन हॉकिंग भी थे। थ्योरेटिकल फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है आज के दौर में, कंसेप्चुअली सही होना चाहिए। तो इसीलिए थ्योरेटिकल फिजिक्स वाले लोग मैथमेटिक्स से बहुत क्लोज हैं, क्योंकि मैथ्स वाले भी प्रयोग तो कुछ करते नहीं, लॉजिकल बात कर रहे होते हैं बस। तो चीजें इस तरह से आगे बढ़ती है और डेवलप होती है। तो एक्सपेरिमेंटेशन का क्या फर्क पड़ा, और ये एक्सपेरिमेंटेशन केवल हमारे ही सब्जेक्ट में हो ऐसा नहीं है। आप लोग ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के बारे में पढ़िए, मेंडल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं आप लोग इनको। जी सर। मेंडल ने जो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है,
आप डार्विन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद डार्विन गजब आदमी है। डार्विन ने तो ऐसा धोया है धर्म को और चर्च को कि जैसा शायद न्यूटन भी इतना नहीं कर पाए। क्योंकि जब ये बहुत बड़ी बात है, आज भी किसी को ये समझाना बहुत बड़ी बात है 21वीं शताब्दी में कि जीव जननवाद, यूनिसेलुलर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, म्यूटेशन, और यहां तक आते आते आप मनुष्य बने हैं सिंगल सेल से, सारा पढ़ने के बाद भी आदमी नहीं मानता। 21वीं शताब्दी में नहीं मानता। आप में से अधिकतर नहीं मानेंगे। आप मानते होंगे, आप बहुत तार्किक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है आपका, लेकिन जब डार्विन आते हैं तो ध्वस्त हो जाते हैं अच्छे अच्छे। डार्विन साहब कहते हैं स्पष्ट तौर पर कि सिंगल सेल, एक कोशिकीय जीव, वो भी कैसे बना। आज पूरी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाते हैं बायो वाले। बायो वालों का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उतना और ब्रांचेस का नहीं लगता मुझे, क्योंकि मनुष्य को धर्म के नजरिए से कि साहब भगवान ने ये बनाया है से कैसे इससे जीव जननवाद तक लाना अपने आप में उस दौर में क्या आज भी बहुत बड़ी बात है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मानने की तो बात ही छोड़िए। डार्विन ने साबित किया है, आप ना मानना चाहें वो आपकी इच्छा है। आप कहते रहिए हमको उसने बनाया, हमको इसने बनाया। डार्विन आपको पूरा लॉजिक दे रहे हैं कैसे बना होगा जीवन। तो बायो के लोगों का रोल मुझे कई बार लगता है उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ा हम गणित वालों के मुकाबले। हमारे मुकाबले ज्यादा बड़ा संघर्ष बायो के लोगों का है। और डार्विन और मेंडल ने अद्भुत काम किया है, पूरा एक खाका बदल के रख दिया है लोगों का कि आखिर जीवन कैसे डेवलप होता है, कैसे आगे बढ़ता है। ये बात आप मानेंगे, मुंह से बोले चाहे मनी मन माने, कि ये दोनों गलत नहीं है। ना तो डार्विन गलत है ना मेंडल गलत है। समझ आप भी रहे होंगे, मानना ना मानना आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे मानिए, लेकिन ये बात मानेंगे कि तार्किकता कैसे विकसित हुई होगी। लोगों ने जिंदगी दांव पे लगाई है। डार्विन की जिंदगी जरूर पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका का मोटा मोटा नक्शा है, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया, पतला होना चाहिए था यहाँ से, ये चिली पतला है। यहाँ पर एक देश है इक्वेडोर, सुना है आप लोगों ने, देखा है इधर साउथ अमेरिका में? यस सर। अब देखा जाती है इक्वेटर जाती है इसके बीच से, तो इसके देश का नाम इक्वेडोर है। इसके वेस्ट में यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, ऐसे द्वीप समूह हैं, गैलापागोस। यहाँ देखिएगा सबसे बड़े बड़े कछुए मिलते थे। डार्विन ने 5 साल यहाँ अकेले काटे हैं। यहां से जो काम किया है ना, उसी ने पूरी जिंदगी बदली है उसकी भी, और हमारी पूरी बायो बदल डाली, हमारी सोच बदल डाली। ये आइंस्टाइन सॉरी डार्विन का ही काम है। कहा डार्विन ब्रिटिश हुए, डार्विन कॉलेज ड्रॉप आउट रहा, मेडिकल करने के चक्कर में रहा, डॉक्टर बनने के। फिर समझ में आया कि इसमें तो बड़ी बोरियत वाला काम है यार, ये छोड़ो, इसमें डॉक्टरी में मजा नहीं आ रहा है, तो छोड़ दिया उसने। और उसने पूरा हमारा समाज का नजरिया बदल डाला आज। तो 2 महान लोग, और भी होंगे महान, तो मैं जितना थोड़ा सा जानता हूं मैं उनके बारे में कह रहा हूं। तो ये डेवलपमेंट यहां से आता है, ये बायो का डेवलपमेंट है। और भी आते हैं, फिर आपने वो कैरोलस वॉन लिनियस का नाम सुना होगा, जिनने टैक्सोनॉमी स्टार्ट की है, जिन्होंने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया बायो में, और ढेर सारे लोग होंगे, हर सब्जेक्ट में होंगे होते हैं। तो क्या मैं यहां तक आते आते थोड़ा समझा पाया हूं आप लोगों को? थोड़ा नहीं सर, बहुत समझा रही है यस सर। सब समझ आ रहा है सर। ठीक हो गया, धन्यवाद आप लोगों का। साथियों अब एक स्टोरी और सुना के एंड करूंगा। हाँ हाँ, एक स्टोरी थोड़ा सा और बताऊंगा कि अब यहां कैसे डेवलपमेंट होता है। थोड़ा सा फिजिक्स वालों की तरफ जाते हैं, वो कहेंगे हमारी तरफ तो आ ही नहीं रहे लोग बहुत ज्यादा, बायो और मैथ्स। क्लासिकल और क्वांटम का संघर्ष बड़ा जोरदार है। क्लासिकल और क्वांटम का संघर्ष। क्लासिकल मतलब नाम से क्लियर है, परंपरागत। तो साथियों होता क्या है, थोड़ा सा इस पे बातचीत करते हैं।
व्हाट इज लाइट? सबसे बड़ा बवाल किया है इसने। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? मैं इस पे पूरा डिटेल में अभी नहीं सुना पाऊंगा। ये शानदार स्टोरी है, मुझे लगता है हर पढ़ने लिखने वाले को सुनना चाहिए। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग या चाहते हैं तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मान लीजिएगा, अपना डिटेल बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी स्टोरी यहां नहीं समझा पाऊंगा। तो प्रकाश, यहाँ लाइट का मतलब प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैक्सिमम लोग ये मानते हैं अरे लाइट आ गई, नहीं नहीं, लाइट आ गई मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लाइट मतलब प्रकाश, वो जो दिन में धूप दिखती है उसकी बात हो रही है। अब जिस गांव में बिजली नहीं है, धूप तो वहां भी आती है यार, तो लाइट अलग चीज है। तो फिर लाइट को इतना पॉपुलर शब्द इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया होगा कि आज हम हर जगह कहते हैं लाइट आ गई, लाइट चले गई। तो साथियों, हुआ ये कि जब बिजली का शुरुआती खोज होती है, तो मैंने अभी बताया एडिसन ने बल्ब बनाया 1882 में। तो शुरू में केवल बल्ब, अब बल्ब क्या देगा आपको? बल्ब तो उजाला ही देगा ना। तो अब लंबे समय तक बिजली का कोई दूसरा उपयोग लोगों की समझ ही नहीं आया। जैसे आज आपके पास बिजली के कई उपयोग हैं, आप बिजली से अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, घर में उजाला, पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर, पता नहीं 50 चीजें। भारत में क्या दुनिया में ट्रेनें चल रही हैं। आज बिजली के 50 उपयोग हैं, लेकिन उस दौर में ये सारे उपकरण नहीं थे। तो एक लंबे समय तक बिजली का उपयोग केवल प्रकाश के लिए होता था। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो भाई बल्ब जलेंगे, बल्ब जलेंगे तो लाइट आ गई। तो इसीलिए इतना हो गया कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के पर्यायवाची जैसा हो गया। तो कॉमन मैन आज भी समझता लाइट आ गई, लाइट मतलब बिजली। मैं वो नहीं बताना चाह रहा। क्या मैं इतना तो क्लियर होगा कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का अंतर? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। तो यहाँ पर आते आते आप जब इसकी पूरी स्टोरी सुनिएगा प्लीज, ये 1-1.25 घंटे की है और मेरे पास 1.25 घंटा नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं, वरना मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था आपके साथ, मैं शुरू कर चुका होता। तो अगर आपको ये स्टोरी सुननी है, मैंने हाल ही में ग्राफिक एरा के बच्चों के लिए एक स्टोरी बताई थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे, और ये स्टोरी कोई भी समझ जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप एंजॉय करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा अगर आप इस नंबर पे करेंगे मुझे तो इस स्टोरी के बाद आप पूरा समझ पाएंगे कि इंसान ने वहां सोचना शुरू कर दिया है जो वो दिखता नहीं है। अभी तक सुनिएगा, क्लासिकल वहां तक वैलिड लगता है जो आपको विजिबल है, जो आपकी आंखें देख सकती हैं। अरे जो नहीं दिखता वो सच वो भी है। आपने कहा हमने माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, वो ठीक है, माइक्रोस्कोप की भी लिमिट होगी। तो या तो माइक्रोस्कोपिक वे में जाइए या मैथमेटिकली ट्रू होना चाहिए, मैथमेटिकल लॉजिक के साथ ट्रू होना चाहिए। तो अब जब आप इस लेवल पे जाते हैं जो दिखता नहीं है डायरेक्टली लेकिन सच है, तो साइंस की ये ब्रांचेज बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। जो माइक्रोस्कोपिक, आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आगे पहुंचे हैं लोग, इतना एडवांस। तो जबकि तो साथियों, ये सारी चीजें जब आप स्टडी करते हैं तो आपका नजरिया क्वांटम की तरफ जाता है। जो विजिबल तक की बातें होती हैं, बाहरी स्वरूप की बात होती है, वो क्लासिकल पे जाता है, वो रुक जाता है। तो क्वांटम का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो वहां तक है जो आपको दिखता भी नहीं है। कंप्यूटर्स आने के बाद कहानी फिर बदलती है, क्योंकि कंप्यूटर्स वो सब कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए करना बड़ा मुश्किल है। भले ही कंप्यूटर भी कर मनुष्य के आदेश पर ही रहे। तो यहां से चीजें बदलती हैं और यहां से ऐसी ऐसी ब्रांचेज आती हैं, इस तरह से डेवलपमेंट होता है। अब मैं आपको डेवलपमेंट में लास्ट फेज में ले जाता हूं, क्योंकि एक स्टोरी मैंने आपको कहा कि आप ले जाइए मुझसे, वैसे सुनिएगा जरूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा, अपने जो भी राय होगी आपकी। लास्ट में कंप्यूटर फेज पे एंड कर देते हैं इसको, क्योंकि 5:12 हो गए हैं। मैं 10 मिनट में इसको कंप्यूटर बेस्ड रिसर्च, कंप्यूटर बेस्ड का मतलब ये टाइप करना नहीं है, वो तो कहीं भी हो जाता। टाइप करना कंप्यूटर बेस्ड का कोई मतलब नहीं है। साथियों, एक बात बता दूं आपको,
क्लाइमेटोलॉजी है। आप इसके बारे में सोचिए, क्लाइमेटोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान, क्लाइमेट्स के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स हैं जो उनके पास बहुत ह्यूज डेटा होता है, बहुत पुराना, उसको वो प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस करने के बाद वो आपको बता देते हैं कि अगले हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा। जो आप अगले हफ्ते का मौसम का है प्रेडिक्शन है, और आप आज देखते होंगे आज के दौर में काफी हद तक वो सही है। अगर आप में से कुछ साथी आज से 20 साल पुराना डेटा अगर किसी को याद होगा, तो तब मौसम विभाग अगर कहता था कि कल बारिश होगी तो लोग हंसते भी थे कई बार, हो गया यार, अब होने वाली भी होगी ना, तब भी नहीं होगी अब। लेकिन साथियों आज काफी हद तक क्लाइमेटोलॉजी सही प्रेडिक्ट करती है। अगर ये इतना आपका डेटा लेती है, तापमान का, ह्यूमिडिटी का, हवाओं की स्पीड का, सब चीजों का डेटा लेके प्रोसेस करके आपको मौसम का बता सकती है, तो हफ्ते भर का बता रही है। ज्यादा लंबा प्रेडिक्शन अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत स्कोप है। कैसे? आपने कई बार सुना होगा कि साहब वो दो देशों के बीच एक टेस्ट मैच हो रहा था, इतनी तारीख से उसमें बारिश हो गई। अब मैं कई बार सोचता था यार ये मौसम वाले पहले नहीं बता सकते। अरे भाई बता सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच 2 से 3 साल पहले तय हो जाते हैं। आपने कहा 29 अप्रैल 2022 से मैच होगा, अच्छा तय कब हो गया ये? 2019 में। तो 2019 में क्लाइमेटोलॉजिस्ट नहीं बता सकता यार 3 साल बाद का। अभी इतनी भी साइंस आगे नहीं बढ़ी है, अभी हम हफ्ते भर का 10 दिन का बता दें वही बहुत है। लेकिन हम लगातार सुधार कर रहे हैं। कंप्यूटर्स साथियों 1980 के दशक में अमेरिका में उपलब्ध हुए और 1987 के बाद, राजीव गांधी सरकार के बाद 1990 के बाद भारत में उपलब्ध हुए हैं। तो ये ब्रांच बहुत पुरानी नहीं है और उस हिसाब से हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है। आज हम हफ्ते भर या मौसम या इस साल मानसून कैसा रहेगा काफी हद तक एक्यूरेट बता रहे हैं, और हफ्ते भर वाला तो बहुत सही बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक शानदार रिसर्च फील्ड है आज के दौर के हिसाब से, जहां आपको क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी चाहिए, जहां मैथमेटिकल प्रोग्रामर भी चाहिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी चाहिए, पूरी टीम होगी तब ये रिसर्च होगी। क्लियर हो पाया? यस सर। अच्छा मैं दूसरा, हाँ अब मैं आपको बताता हूं हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी गजब का यूनिवर्स है। ध्यान से शब्द सुनिएगा क्या यूज कर रहा हूं, गजब का यूनिवर्स है कहा मैंने। हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे? अरे भाई एक साथ अरबों खरबों कोशिकाएं सारे काम कर रही हैं, हार्ट भी चल रहा है, लंग्स भी, किडनी भी, लिवर भी, ब्रेन भी, पता नहीं सब एक साथ चल रहे हैं, एक साथ सारी चीजें हो रही हैं। तो एक ह्यूज डायनामिकल सिस्टम हुई है हमारी बॉडी। क्या हुई? ह्यूज डायनामिकल का मतलब गतिशील, जो डायनामिक है। तो मैं एक बात सोच रहा हूं, मैं ही क्या बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और इंडिया में रिसर्च भी शुरू हो गई है इस पे। अगर मैं किसी आदमी का हेल्थ का डेटा रोज लूं 2-3 साल 4 साल तक, उसका ब्लड शुगर, उसका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उसका वेट, उसकी फूड हैबिट्स, उसको कितना दिन भर में वर्कआउट करता है इंसान, अगर मैं ये सब डेटा कंप्यूटर में फीड करूं, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि 5 साल के बाद इस आदमी का हार्ट की स्थिति क्या होगी, लिवर की स्थिति क्या होगी, किडनी की स्थिति क्या होगी? और अगर ऐसा बता पाया मैं, तो आपको नहीं लगता मैं बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता हूं? यस सर। ये भी तो यार ऊपर मौसम के दौरान खूब सारा डेटा कलेक्ट करना है और उसके बाद बता देना है। आपको मैं बता दूं साथियों, इस पे इंडिया में काफी रिसर्च चल रही है, भारत में भी विदेशों में भी रिसर्च काफी हद तक। अब क्योंकि मौसम, जैसे मौसम का डेटा लेके आप मौसम के बारे में बता रहे हो, ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन करने हैं, लोगों के हेल्थ का डेटा डालते रहो और उसके बाद फिर ये कर दो। तो आपको लगेगा कि यार साइंस ने कहां से कहां की तरक्की कर डाली है। अब क्या क्या नई नई चीजों पर रिसर्च हो रही है एक साथ, और इसमें कंप्यूटर का रोल है, बिना कंप्यूटर के आप नहीं कर सकते। तो कहना ये चाह रहा था कि ये जो
साइंस का डेवलपमेंट है, मैं बहुत बेहतर तरीके से तो नहीं पढ़ा पाया, उसकी वजह बताता हूं। जैसे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स होता है एक पेपर, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, केवल वही पढ़ाए ना साथियों तो 2-2.5 महीने लगते हैं, तब हम ढंग से किसी चीज को बता पाएंगे। यहाँ 1 या 2 लेक्चर में हम उड़ता उड़ता सा बता पाएंगे। फिर भी इसीलिए मैं कहता हूँ कहीं गलती हुई होगी तो मैं माफी चाहता हूँ, आपको कहीं समझ में ना आया हो तो। और अगर आपके डाउट्स हैं या कोई सजेशन है तो प्लीज आप बोलिए। हाँ सर, नमस्कार।